नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आशा रखती हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। सो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ अर्ली बर्ड IAS एंड एज यू नो हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है। ओके, दैट मीन्स हाइलाइट्स ऑफ 2024 करंट अफेयर्स। ओके, अभी तक हमने कुछ स्कीम्स वगैरह देखी थी हमारे पिछले सेशंस में। आज के सेशन में हम कुछ एनवायरनमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के हाइलाइट्स देखेंगे। 2024 के कुछ ऐसे हमारे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो हमारे एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने के बारे में बताते हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स हमने लिए हैं जो एनवायरनमेंट को कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, ओवरऑल वो चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करके रखेगी। ओके, बिकॉज रिमेंबर, जब तक हमारे पास हमारे जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब तक वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्ट करेंगे। एज सुन एज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को थ्रेट पहुंचेगा, इट्स अ थ्रेट टू आवर ओन लाइफ्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, सो इसीलिए आप भी ऐसी कोशिश कीजिए कि जितना हो सके आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को प्रमोट कीजिए। ओके, अवॉइड प्रैक्टिसेस जो पोल्यूशन बढ़ाते हैं, अवॉइड प्रैक्टिसेस जो एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाते हैं। इज दैट क्लियर टिल हियर? ठीक है, सो लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम एंड बिगिन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, दैट इज what is the rank of India in global nature conservation index? Okay, so basically this particular जो हमें ये जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है, इटसेल्फ इट टेल्स अस कि हम किस तरीके से ग्लोबली एक ऐसे ना हम बोलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन जैसी होती है जो ये चेक करती रहती है कि भाई हर एक कंट्री द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन दिया जा रहा है, हर एक कंट्री द्वारा कितने कंजर्वेशन एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में हम पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो वैसे ही ऐसे ना एक ये इंडेक्स जैसा निकलता है, मतलब मान लीजिए एक ऐसी रिपोर्ट जैसी होती है जिस रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि ओके, अगर आपका ये सेक्टर में जैसे फॉर एग्जांपल 4 पॉइंट्स है, 1 2 3 4, तो वो चारों पॉइंट में आपका क्या योगदान है, वो 4 कुछ पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो आपको असेस करते हैं, आपको चेक करते हैं कि क्या आपने ये करके एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है या उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, सो वो चेक करते हैं। अगर आप वो चारों तरीके में अगर मतलब वो चारों तरीके से वो असेस करते हैं और आपने उन चारों में से एक भी ऐसी गलती नहीं किया, एक भी ऐसा नुकसान नहीं किया एनवायरनमेंट को, तो वो मान लेते हैं कि ठीक है आप एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ये पूरा इंडेक्स वो निकालते हैं, तो हर एक कंट्री का वो इंडेक्स निकालते हैं, तो हर एक कंट्री अलग अलग रैंक पे स्टैंड करती है कि भाई इतने एफर्ट्स इनके हैं, इतने इनके हैं, इतने इनके। जिनके ज़्यादा एफर्ट्स होंगे जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कंजर्वेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, लेकिन जिनके एफर्ट्स ही नहीं होंगे वो बहुत ही पीछे रैंक करेंगे एंड हेंस वहाँ पे कंजर्वेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, सो इंडिया जो है वो कौन से नंबर पे, 100, 160th, 176th या 180th? सो इट इज़ ऑन द 176th नंबर। 180 कंट्रीज़ हैं जिसमें से 180th के बिल्कुल पास में है इंडिया। ओके, देर आर सेवरल अदर कंट्रीज़ जिनके पास में ही इंडिया है और ये 176 कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है, 180th पे हमारे पास कीरीबाती करके एक प्लेस है, वो है 180th नंबर पे हमारे पास। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले तो ये जो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स है 2024, ओके, इट वाज गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज, साथ ही साथ biodb.com, ये एक बायोडाइवर्सिटी का एक डेटाबेस है, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। ठीक है, और अक्टूबर 2024 में इसकी पहली रिपोर्ट यानी पहला इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया था। इंडिया की रैंक जो है वो कितनी है, 176 है। बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज है लग्जमबर्ग और एस्टोनिया। ओके, और वर्स्ट है किरीबाती बिकॉज इट इज़ ऑन द 180th नंबर। ओके, मोर ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो टर्की जो है इट इज़ ऑन 179th नंबर। ठीक वैसे ही इराक इज़ ऑन 178th नंबर एंड माइक्रोनेशिया वो 170
7th नंबर पे है, ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि 180th 176 नंबर ही तो है, कोई ज़्यादा दूर थोड़ी ना पहुंच गए। 176 180 कंट्रीज है, उसमें से 176 नंबर है आपका, तो अच्छा क्या है, इट्स अ पुअर थिंग। ये चीज़ पुअर जैसे बोलते हैं ना, पुअर एफर्ट्स के बारे में बताता है कि इंडिया में बहुत कम एफर्ट्स डाले जाते हैं एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए। और इंडिया की ये जो पोजीशन है ना, ये किस वजह से है, क्योंकि हमारे यहाँ पे इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, हमारे यहाँ पे इनएफिशिएंट लैंड मैनेजमेंट है। ओके, ये एक रीज़न है कि वाई इंडिया रैंक्स एट द 176th पोजीशन। ओके, मोर ओवर यहाँ पे जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी ग्रो हो रही है, उससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट है। ओके, हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को भी थ्रेट है। आप देखते होंगे ना, हमारी ज़्यादातर लैंड जो है वो हम इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इनमें ही कन्वर्ट करते जा रहे हैं, एंड वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इम्पोर्टेंस टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। अब ऐसा कहते हैं कि GNCI, ओके, इनके है ना कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पे ये हमें असेस करते हैं। ओके, जिसमें सबसे पहला एस्पेक्ट है कि आप किस तरीके से लैंड मैनेज करते हैं, आपके यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी थ्रेट कितने हैं, ठीक है। मोर ओवर आपके यहाँ पे कैपेसिटी कितनी है एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, उसके ऊपर गवर्नेंस का क्या वो गवर्नेंस के क्या एक्शंस है, ओके, गवर्नमेंट क्या एक्शंस ले रही है, एंड द फोर्थ वन इज फ्यूचर ट्रेंड्स। और आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से बता दूं कि इंडिया जो है, इंडिया का जो ये एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, सॉरी नेचर कंजर्वेशन जो है, इट इज़ थ्रेटेंड वेरी बैडली ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन, ड्यू टू अर्बनाइजेशन, ठीक है। यही वजह है कि इंडिया चाह के भी उस चीज़ को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और याद रखिएगा, नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स द्वारा आपकी कंट्री कितने एफर्ट्स डाल रही है कंजर्वेशन के लिए, उस चीज़ को भी नोट किया जाता है। इज दैट क्लियर? अगेन, लैंड मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी थ्रेट्स, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस और फ्यूचर ट्रेंड्स, कि भाई आने वाले फ्यूचर में आपकी कंट्री में एनवायरनमेंट का क्या फ्यूचर है, नेचर का क्या फ्यूचर है, आप किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं, ओके, और यू आर इंक्रीजिंग थ्रेट्स टूवर्ड्स इट। क्योंकि ज़्यादातर कैसा होता है कि ये चीज़ें ना ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा डिस्ट्रॉय होती है, याद रखिएगा, ज़्यादातर नेचर जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ द्वारा डिस्ट्रॉय किया जाता है। इज़ दैट क्लियर टिल हियर? सो ये 4 असेसिंग पॉइंट्स है हमारे ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स द्वारा, ठीक है। एंड यू सी दिस इज़ द वर्स्ट कंट्री, ओके, क्योंकि ये बिल्कुल भी नेचर को कंजर्व करने के बारे में नहीं सोचती है। इंडिया इज़ रैंकिंग 176, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग और नॉट अ गुड न्यूज़ टू बोस्ट ओवर। क्लियर टिल हियर? ठीक है। Next question on your screen. Which tiger reserve became India's first dark sky park? Okay. कौन सा टाइगर रिजर्व ऐसा है जिसे इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनाया गया है? तो सी, ये जो डार्क स्काई पार्क बनाने का जो नया निकला है वो इसीलिए है कि भाई हम ना ज़्यादातर जो नेचुरल डार्कनेस है ना उसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, ओके। और ये हमने जो आइडिया है ना वो एक आगे हमने, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, आई थिंक साउथ अफ्रीका, वहाँ पे हमने है ना एक जगह से लिया है जहाँ पे उन्होंने ये डार्क स्काई वाला जो पार्क बनाया था, उसमें उनके वहाँ पे दे गेट अ ब्यूटिफुल सीन ऑफ गैलेक्सी, ओके। तो बेसिकली कहना हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा करने से हम नेचुरल डार्कनेस को प्रिजर्व करेंगे और लाइट पोल्यूशन को कम करेंगे। आप ऑब्जर्व करते होंगे कि जहाँ पे लाइट जो है ना वो अननेसेसरी हीट को इन्विटेशन देती है, ओके, वो अननेसेसरी हीट को इन्विटेशन देती है, यस और नो, ठीक है। सो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे पार्क्स में हम ना जो वाइल्ड लाइफ है उनको नेचुरल डार्कनेस में ही रहने देना। बेसिकली हम उन्हें कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए we are trying to go to any extent, we are trying to go to an extra, we are trying to go for an extra mile for them। हम उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, आप ना कभी भी किसी भी जस्ट सफारी, हाँ, किसी भी जंगल सफारी पे आप जाते हैं, आपको कहा जाता होगा कि शाम के टाइम जब आपको कोई भी एनिमल दिखता है तो लाइट्स अवॉइड कीजिए,
ओके, लाइट्स अवॉइड कीजिए क्योंकि वो लाइट्स में रहना पसंद नहीं करते, ऐसा ना हो तो हम भी उन्हें वैसा ही घर देने की कोशिश कर रहे हैं सो दैट दे कैन सर्वाइव अ लिटिल लॉन्गर। इज दैट क्लियर? इसीलिए देखो इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क, ओके, तो दैट इज द पेंच टाइगर रिजर्व। ओके, अब बेसिकली ये जो टाइगर रिजर्व है ये किस लिए होते हैं? टाइगर्स को प्रिजर्व करने के लिए, टाइगर्स को एक सेफ लाइफ देने के लिए, ताकि वो बेटर लाइफ लिव कर सके, ठीक है। और रिसेंटली ये जो माधव नेशनल पार्क है that has been made the 58th टाइगर रिजर्व, ओके, उसे 58th टाइगर रिजर्व बनाया गया है। एट प्रेजेंट अभी 58 टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जिसमें से पेंच टाइगर रिजर्व को हमने इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क बनाने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे कि हम नेचुरल डार्कनेस को प्रिजर्व कर सकेंगे और साथ ही साथ हम नाइट स्काई का सिग्निफिकेंस सबको समझा सकेंगे कि जो रात की रोशनी होती है, तारों की जो रोशनी होती है, वो अलग ही होती है। इज दैट क्लियर टेलिया? सो बेसिकली अगेन समथिंग रिलेटेड टू नेचर, समथिंग जहाँ पे हम जो नेचुरली है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो सी लेट्स टेक अ लुक एट इट। पेंच टाइगर रिजर्व जो कि महाराष्ट्र में है, इट बिकेम इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई पार्क। और किस लिए उसे डार्क स्काई पार्क बनाया गया? ओके, या फॉर प्रोटेक्टिंग द नाइट स्काई एंड प्रिवेंटिंग लाइट पोल्यूशन। ओके, नाइट स्काई को प्रोटेक्ट करने के लिए और लाइट पोल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। ओके, मोर ओवर यहाँ पे हमें रिच फ्लोरा एंड फोना देखने मिलता है, उसे भी हम प्रोटेक्ट करेंगे। रिच बायोडाइवर्सिटी, ओके, साथ ही आपको बता दूं ये एक सिग्निफिकेंट एरिया है बंगाल टाइगर रिजर्व के लिए, ठीक है, सिग्निफिकेंट एरिया फॉर बंगाल टाइगर रिजर्व। क्लियर टेलिया? ठीक है। सो ये जो पेंच टाइगर रिजर्व है इसे हमने फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनाया है, ठीक है। ठीक वैसे ही अगर पेंच टाइगर रिजर्व की बात करूं तो 1977 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का भाग बनाया गया था और 1992 में इसे एक टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था, ठीक है। 1977 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, और 1992 में टाइगर रिजर्व, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू प्रमोट इज, इससे हम क्या करेंगे, सस्टेनेबल इको टूरिज्म, ओके, और हम कम्युनिटी एंगेजमेंट बढ़ाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इसमें किसी का कोई काम है ही नहीं, इसमें गवर्नमेंट को कुछ खास नहीं करना है, इसमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगी, लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ आएगी टुवर्ड्स द नेचर। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ओके, नेचर के टुवर्ड्स उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उन्हें समझ आएगा ऐसे एक्शंस द्वारा। क्लियर टेलिया? सो सी वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द ब्यूटी ऑफ द नाइट स्काई एज वेल। ओके, सो सी ऐसे तो काफ़ी सारे एक्शंस हैं जो हमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड लेते रहना चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए, बट वी ऑफन रिफ्यूज़ टू डू सो, we often refuse to recognize, okay, we often refuse to recognize our responsibility towards the nature, we often refuse to recognize our responsibility, our responsible behavior towards the protection of this wildlife। See, जैसे आपको अपने घर में रहने अच्छा लगता है ना, वैसे इन्हें भी अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे आपको अपने घर में अपने हिसाब से रहना अच्छा लगता है वैसे इन्हें भी अच्छा लगता है। नेचुरली ये जहाँ पे रहते हैं, जैसे सिचुएशंस में, जैसे एरियाज़ में ये आज तक रहते आए हैं, इन्हें आज भी वैसे ही एरियाज़ में रहना पसंद है। तो हम इन्हें वही देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जिससे हम उन्हें प्रिजर्व कर सकें। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ज़्यादातर जो ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल्स जो है ना वो एक्सटिंक्ट इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि उनके पास रहने की जगह नहीं है। ओके, वी आर कंज्यूमिंग मोर एंड मोर लैंड, ज़्यादा से ज़्यादा हम लैंड कंज्यूम कर रहे हैं फॉरेस्ट क्लियर करके, हमें अंदाज़ा नहीं है, बट वी आर सीरियसली वॉकिंग ऑन टू द पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन। समझ रहे हैं? और इस सब के चलते हमारे सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए शायद हमें हर पल सोचना होता है कि अब हमें क्या एक्शन लेना चाहिए,
जिससे हम क्लाइमेट चेंज के वर्स्ट इफ़ेक्ट्स का हिस्सा ना बने, वर्स्ट इफ़ेक्ट्स का शिकार ना बने। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ओके, सो ये कुछ ऐसे, जैसे ये तो वाइल्ड लाइफ के लिए है, आई एम गेटिंग योर पॉइंट, ओके, कि ये वाइल्ड लाइफ के लिए है, आई अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। इससे पहले जो हमने देखा दैट वाज फॉर नेचर, कि भाई नेचर को कैसे प्रिजर्व किया जाए, क्योंकि ऑफ कोर्स हमें हमारा फ्लोरा फोना सब प्रोटेक्ट करना है। इंडिया की जो ब्यूटी है, इट लाइज इन इट्स नेचुरल ब्यूटी फर्स्ट ऑफ ऑल। नेचर हमारे यहाँ पे जैसा है, हमारे यहाँ पे जैसी बायोडाइवर्सिटी है, हमारे यहाँ पे जैसे फ्लोरा है, जैसा फोना है, जैसी वेजिटेशन है, in fact every single thing contributes to the beauty of India. Clear till ya? समझ आया? ओके, सो ये था हमारे पेंच टाइगर रिजर्व के बारे में, जिसे सबसे पहला डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। क्लियर? Going ahead, the next one, the Global Biofuel Alliance has recently signed an agreement to set up its headquarters in which country? ओके, अब ऐसा कहते हैं कि है ना, ये जो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, सबसे पहले बायोफ्यूल क्या होता है? ओके, थिंक अबाउट इट, और इसमें से जो इसका सही जवाब है वो इंडिया है। ओके, इंडिया के साथ उन्होंने ये अग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की है, और क्यों की है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। ओके, सो सी, सबसे पहले बायोफ्यूल जो होता है ना, वो एक तरीके का ऐसा फ्यूल है जो रीन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, इनके यूज़ से बनाया जाता है, जिसमें प्लांट्स और एल्गे भी आ जाते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड बायोडीजल। आपने कुछ पेट्रोल पंप्स पे देखा होगा बायोडीजल, बायोडीजल। बेसिकली कहने का मतलब यही है कि दिस इज़ समथिंग कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। ओके, ये कुछ ऐसा है विच इज़ कम्प्लीटली ऑर्गेनिक। ओके, और इसमें सी हर चीज़ के अपने प्रोज और कॉन्स होते हैं। सो वी आर गोइंग टू सी कि बायोफ्यूल हमारे लिए ज़रूरी, मतलब बायोफ्यूल जो है ना, सी एक तो ये रीन्यूएबल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से बनता है, प्लांट्स और एल्गे भी इसमें यूज़ हो सकते हैं। इथेनॉल और बायोडीजल जैसी ये बायोडीजल जैसे इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, जो कहीं ना कहीं हमारा डिपेंडेंस किसी भी तरीके के फॉरेन ऑयल, मतलब फॉरेन से हम जो कोई भी ऑयल इंपोर्ट करते हैं उस पर हमारा डिपेंडेंस ये घटा देगा। इज़ दैट क्लियर? तो जैसे मैं इसके प्रोज बोलती हूँ ना, वैसे वैसे इसके कॉन्स भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम ऐसी चीज़ों का, देखो एक तो ये ग्लोबल है, तो ग्लोबल लेवल पे अगर हम ऐसी चीज़ सेटअप करने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है जो कंट्रीज़ का सोल बिजनेस है ऑयल को बेचना, जिन कंट्रीज़ का सोल बिजनेस है ऑयल को बेचना, वो तो प्रोटेस्ट करेंगी। ओके, वो कभी इस चीज़ को एग्जिस्टेंस में आने देंगी? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कंट्रीज़ के बीच में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स लाएगा। दूसरी बात ये, इंडिया के साथ ये अग्रीमेंट साइन करने का, अग्रीमेंट साइन करने के पीछे की वजह ये है क्योंकि इट इज़ एन इंडिया लेड इनिशिएटिव। इंडिया द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया था। ओके, G20 समिट जो था ना, उसका वन ऑफ द मेजर एस्पेक्ट्स, ओके, कि भाई हम ना ये अगेन दिस इज समथिंग टू फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। Okay, and this is something which will lead to sustainable development. Clear till ya? ठीक है, सो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। सो ग्लोबल लेवल पे बायोफ्यूल को प्रमोट करने वाली ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़, अलायंस मतलब ऐसा पूरा एक ग्रुप जो ये सब मिलकर बायोफ्यूल को प्रमोट करेंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि एक तो ये रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। ओके, एक तो ये रीन्यूएबल है, जल्दी से बन जाता है, क्लीन एनर्जी देता है। ओके, फॉरेन ऑयल्स पे हमारा डिपेंडेंस जो है वो कम कर देगा, डिपेंडेंस कम कर देगा, ठीक है। और इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो कितनी है? अबंडेंट। ओके, अबंडेंट अवेलेबिलिटी। फोकस ऑन व्हाट आई एम स्पीकिंग, मेरे बोलने पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा मैं क्या कह रही हूँ। वंस अगेन, ये ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है ये इंडिया लेड इनिशिएटिव था, इंडिया के द्वारा, इसलिए इंडिया के साथ एक ऐसा इसे हेडक्वार्टर बनाने का अग्रीमेंट साइन किया जा रहा है। एट द सेम टाइम बायोफ्यूल जो है इट इज़ रीन्यूएबल। ओके, वो एक रीन्यूएबल वो है,
रीन्यू हो जाएगा जल्दी से, ओवर टाइम जनरेट हो जाता है जल्दी, क्लीन एनर्जी सोर्स है, मोर ओवर इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो अबंडेंट है, फॉरेन ऑयल्स पे ये हमारा डिपेंडेंस जो है वो रिड्यूस कर देगा। इज दैट क्लियर? पहले इंडिया इसे 2030 तक ही लॉन्च करना चाहती थी, 2030 तक इस चीज़ का प्रमोशन चाहती थी, 2030 तक इसका यूसेज वर्ल्ड वाइड करना चाहती थी, लेकिन अब इंडिया कोशिश कर रहा है 2025-26 में ही इसको अप्लाई कर देना, एटलीस्ट इसका बिगिनिंग कर देना। क्लियर टेलिया? अभी तक में बायोफ्यूल अलायंस के लिए 19 कंट्रीज जुड़ चुकी है और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, 19 कंट्रीज और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज़ के लिए अग्री कर चुकी है। इज दैट क्लियर टेलिया? ठीक है। मोर ओवर इट इज़ अ वेपन, ओके, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग वेपन अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। ओके, क्लाइमेट चेंज के लिए एक स्ट्रॉन्ग वेपन है और साथ ही साथ इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी बूस्ट करेगा ये। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसके चैलेंजेस में एक चीज़ तो यही आती है कि क्या हमारे पास उतना लैंड, ओके, और वाटर रिसोर्सेज हैं जितने इसको जैसे अभी मैंने कहा कि प्लांट्स और एल्गे दोनों का यूज़ करके बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, तो क्या हमारे पास इतनी लैंड है और क्या हमारे पास इतने वाटर रिसोर्सेज हैं? दैट्स अ कंसर्न। ठीक है। दूसरा, ओके, कि अब हमारे पास इतनी भी एरेबल, माफ़ करना, इतनी भी हमारे पास लैंड नहीं है कि जहां हम समझ रहे हैं आप मेरी बात, फूड प्रोडक्शन के कॉस्ट पे हम बायोफ्यूल का प्रोडक्शन नहीं कर सकते। ठीक है। एट द कॉस्ट ऑफ फूड प्रोडक्शन वी कैन नॉट गो अहेड विथ बायोफ्यूल प्रोडक्शन। सी, फायदे इसके हैं ही, ओके, फार्मर्स को इससे फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, गेटिंग माई पॉइंट। लेकिन सामने रिसोर्सेज देखिए, क्या आज हमारे पास अभी इतने लैंड और वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि जिससे हम बायोफ्यूल प्रोड्यूस कर सकेंगे? दूसरा, अगर वो तो चलो कंसर्न है ही, तो सामने दूसरा कंसर्न क्या आया, तो क्या फिर हमें फूड प्रोडक्शन के लिए जो हमारी लैंड है उसको हटा के हमें बायोफ्यूल के प्रोडक्ट्स को उगाना चाहिए, सॉरी, बायोफ्यूल के ऐसे, मतलब ऐसे क्रॉप्स हम ग्रो करें कि जिससे बायोफ्यूल जनरेट हो सके? यस और नो? ठीक है। सो दैट्स अ क्वेश्चन कि रिसोर्सेज के सामने जितनी ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, उतनी हमारे सामने रिसोर्सेज का भी तो एक क्वेश्चन है। ठीक है। तो जिससे, और ये चीज़ करने से हमें सीवियर थ्रेट होगा बाय फूड सिक्योरिटी को, थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी विच विल नॉट बी एक्सेप्टेड। सो मेजर रीज़न हमारा है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। Okay, see, Global Biofuel Alliance, a multilateral alliance launched at the sidelines of 2023 G20 New Delhi. Launched at the sidelines of 2023 G20 New Delhi Summit. Okay, its aim is to promote the development and adoption of sustainable biofuels. इसके founding members है इंडिया, अर्जेंटीना, बांग्लादेश, ब्राज़ील, इटली, Mauritius, Singapore, the UAE and the USA. So at present it has 22 countries. Okay, at present it has 22 countries or 22 member countries of Global Biofuel Alliance. So that's it about Global Biofuel Alliance. Next up we'll be continuing with some other highlights. Till then, you please take care of yourself, take care of your family members. Jai Hind, Jai Bharat.